गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हमारी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की क्लासेस कंटिन्यूसली चल रही हैं। हमने कल एमसीक्यू किए थे। कंसेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। आई थिंक आपने सबने वो अटेंड किए होंगे। अगर किसी ने नहीं किए हैं तो जितनी भी पुरानी वीडियोज़ हैं आप सारी देख सकते हो। डे बाई डे हम कंटिन्यूसली कराते जा रहे हैं जितने भी टॉपिक्स हैं। जब तक सिलेबस आएगा मुझे लगता है कि हम मैक्सिमम टॉपिक कर चुके होंगे। तब तक जल्दी ही मैं इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट पे, जिसमें आपको अच्छे से पूरी क्लैरिटी हो जाएगी इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, सेकंड वन इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, एंड आज हमने जो टॉपिक करना है वो करना है अकाउंटिंग इक्वेशन। इससे पहले मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन करा दिए हैं। बेसिकली है क्या, जो ये टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये होली एंड सोली बेस्ड था किसी न किसी कंसेप्ट पे। जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे ना, जितने भी पढ़े थे हमने कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, उसके एक कंसेप्ट पे बेस्ड था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक बाद में रखा। कन्वेंशन एंड कंसेप्ट आपको पहले ही करवा दिए। इसलिए मेरा मोटिव था कराने का, क्योंकि अगर आपको सीक्वेंस वाइज कोई भी चीज़ करवाई जाएगी तो आपको वो अच्छी तरीके से समझ आएगी और आप उसको समझने में कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करोगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो बेस्ड है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हमने एक एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ा था, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, सबको याद होगा। किसी को नहीं याद है तो मैं रिमेंबर करवाऊंगा आपको। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो बेस है वो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पे बेस है। उसका मतलब क्या होता है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ ड्यूल एस्पेक्ट। हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसमें 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कि एक ट्रांजेक्शन का सिर्फ एक नेचर हो। अब हमें ये एग्जांपल लेके समझेंगे, क्योंकि हम टॉपिक को ना ख़त्म नहीं करने वाले ऐसे ही। हम टॉपिक तब कंप्लीट करेंगे जब हम पूरे तरीके से इस टॉपिक को सीख लें कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। देखो यार, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर हम दुकान पे जाते हैं और हम परचेज़ करते हैं एक मोबाइल फ़ोन, तो सोचो कि अगर हम मोबाइल फ़ोन ख़रीदेंगे तो कस्टमर क्या देगा उसके अगेंस्ट में। जैसे मोबाइल फ़ोन ख़रीदने गया कस्टमर दुकान पे, तो मोबाइल जो सेलर है उसने फ़ोन उसको दे दिया, तो उसके एक्सचेंज में क्या मिलेगा उसे, मनी। इट मीन्स उस बिजनेस में क्या हुआ, कैश आया और उससे स्टॉक चला गया। मीन्स एक चीज़ कम हो रही है, एक एसेट कम हो रही है, एक एसेट बढ़ रही है। ध्यान से सुनो, मोबाइल भी एक एसेट थी उस बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, स्टॉक करंट एसेट में आता है। ठीक है, और जो उसकी कैश थी वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आती है। तो जब उसके पास कैश बढ़ी तो स्टॉक कम हो गया। देखो ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स हुए कि नहीं हुए। उसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम अपने घर की ले लेते हैं। जैसे मैं कस्टमर हूँ, ध्यान से सुनना, मैं कस्टमर हूँ, मैं शॉप पे जाता हूँ रेफ्रिजरेटर बाई करने के लिए। तो मैं रेफ्रिजरेटर बाई करके लेके आता हूँ, मेरे घर से एक एसेट कम हो गई, कौन सी, कैश। ठीक है, ये डिक्रीज हो गई और मेरे पास एक एसेट्स आई, रेफ्रिजरेटर आ गया, तो मेरी एक एसेट बढ़ गई। देखो एक एसेट बढ़ रही है और एक एसेट कम हो रही है। देखो कभी ऐसा कोई हुआ ऐसी ट्रांजैक्शन कि जिसमें हमारे पास इम्पैक्ट एक ही चीज़ पे आ रहा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग अ 2 इफेक्ट्स, इट होल्ड डैट फॉर एवरी डेबिट देर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट वाइस वर्सा। मीन्स जितने से डेबिट होगा उतने से ही अमाउंट क्रेडिट होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर 10,000 से डेबिट हो रहा है तो उसका क्रेडिट 8,000 से हो। अगर 10,000 का डेबिट 8,000 से क्रेडिट हो रहा है तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने भी फाइनल अकाउंट होते हैं वो कभी भी मैच नहीं होंगे। वो कभी भी मैच नहीं होंगे, कभी भी बैलेंस नहीं होंगे। एंड आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कभी भी सही तरीके से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाई नहीं देंगे। मींस आपको ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ अकाउंट्स कभी भी शो नहीं होगी। ठीक है, आई थिंक इधर तक आपको समझ आ गया होगा। अब बोलता है द क्लेम, अभी बोलता है कि हर एक
चीज़ के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट डेबिट होगा। तो इट मीन्स टोटल क्लेम में क्या, दोज ऑफ आउटसाइडर एंड ऑफ द प्रोप्राइटर विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एसेट्स ऑफ द फर्म। कहता है कि टोटल क्लेम, अब टोटल क्लेम का क्या मतलब होता है कि हमने कितना पैसा भरपाई करना है, ठीक है, कितना पैसा हमने उठाया लोगों से। तो वो दो ही टाइप का होगा, एक तो प्रोप्राइटर ने जो बिजनेस पे कैपिटल लगाई होगी, और जहाँ फिर लोगों ने पैसा लगाया होगा हमारे बिजनेस में, बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने के लिए। तो जो टोटल क्लेम होते हैं उसमें इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी दोनों आती हैं, और दोनों जुड़ के क्या बना देती है, एसेट। अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं तो वो पैसा किसका होगा, जहाँ तो ऑनर होगा, जहाँ फिर हमने लोगों से, जैसे इन्वेस्टरों ने पैसे लगाए होंगे, जहाँ शेयर होल्डरों ने पैसे लगाए होंगे, उससे ही हम खरीद सकते हैं। इसलिए उसने बोल दिया कि बिजनेस के जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे के सारे इक्विटीज के बराबर हो जाएंगे, मींस टोटल क्लेम में क्या होता है, ऑनर इक्विटी और कैपिटल और लाइबिलिटी ऑफ द आउटसाइडर, ठीक है। टोटल क्लेम का मतलब हमने टोटल कितना पैसा देना है। वो ऑनर इक्विटी कौन सी होती है, जो कैपिटल जो फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करते लगाई थी, और अगर हमारे कुछ ड्यूज हैं, जैसे क्रेडिटर को पैसे देने हैं, ठीक है, सामान उसने सप्लाई किया, शेयर होल्डर के पैसे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आउटसाइडर क्लेम्स हैं। तो इन दोनों को जब ऐड काउंट करते हैं तो बन जाती है एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज, ठीक है। और उसी को हम बोलते हैं एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल क्या हुआ, इंटरनल लाइबिलिटी, और ये आउटसाइडर ड्यूज हैं, इसको कह देते हैं हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इसलिए हमारी इक्वेशन बन जाती है, जितने भी हमारे बिजनेस में एसेट्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के, ठीक है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, तो मैं कमेंट्स में आपको अच्छे से समझाऊंगा। और यार वीडियोस देख के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। अभी नेक्स्ट, द अबव रिलेशनशिप इज आल्सो नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। और द बैलेंस शीट इक्वेशन, देखो हमारी जो बैलेंस शीट बनती है ना, बैलेंस शीट किसका पार्ट है, हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, आपको सबको पता होगा, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ा है। तो बैलेंस शीट किसका पार्ट होता है, बैलेंस शीट पार्ट होता है समराइजिंग का। समराइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। तो जो ये बैलेंस शीट वाला पार्ट है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का, कौन सा है, समराइजिंग, ठीक है। तो आपकी देखो यार, मोमेंट ऑफ इक्वेशन मींस लाइबिलिटी अगर निकालनी पड़ेगी आपको, तो एसेट्स माइनस कैपिटल करोगे तो आपके पास लाइबिलिटीज आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपको कैपिटल निकालनी होगी तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करोगे तो आपके पास आ जाएगी कैपिटल। मींस आपकी मेन इक्वेशन ये वाली होती है, इसको आप मूव अराउंड करोगे तो आपको कोई भी मिसिंग वैल्यू होगी, चाहे वो लाइबिलिटी की मिसिंग होगी, चाहे वो कैपिटल की होगी, चाहे एसेट की होगी। मैं आपको MCQs में ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। आपकी मेन इक्वेशन ये है, कभी कभार एसेट्स निकालना पड़ेंगी, कभी कभार लाइबिलिटी निकालना पड़ेगी, कभी कभार कैपिटल निकालना पड़ेंगी, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ करके दिखाऊंगा मैं आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे आती हैं एग्जाम में, कैसे करनी होती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आ सकता है भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन जो कंसेप्ट है ये किस कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पे बेस है, तो आपको लगा देना है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमें क्या बोलता है, एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग ए टू इम्पैक्ट, वन इज डेबिट अनदर वन इज क्रेडिट। ये आपको पता होना चाहिए, और ये नोट डाउन करो जल्दी से, स्टार मार्क करो और नोट डाउन करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, कि क्या क्या इफेक्ट्स होता है ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन में, और मैं आपको वो अच्छे से समझाऊंगा अभी आप, ठीक है। ध्यान से सुनिए, आपको सबको आसानी से समझ आ जाएगा। तो मैं अब बनाता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन आपके लिए, ठीक है। हमने यही पढ़ा है ना, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही पढ़ा है ना हमने। तो पहली अगर मैं इक्वेशन बोलता हूं कि मिस्टर राम है, एक मिस्टर राम कमेंस बिजनेस विद कैपिटल 20,000, कि एक राम है वो 20,000 से बिजनेस स्टार्ट करता है। तो हमने आप पहले ही बोला था कि जो एसेट की वैल्यू होती है ना, वो इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी के इक्वल करने के बाद बनती है,
मीन्स एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज़। तो राम ने अगर 20,000 से बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे बताओ कैपिटल कितने की आ गई हमारे पास? 20,000 की। दैट इज़ इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल में अभी कोई लाइबिलिटी नहीं है। और अगर उसने बोला है कैपिटल किसी ने लगाई तो कैपिटल के रूप में हमारे पास क्या आ जाती है? एक एसेट। अभी कौन सी एसेट आई? दैट इज़ अ कैश। उसने कैश दिया तो कैश के नीचे लिखेंगे 20,000 और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। मीन्स इक्वल अमाउंट से डेबिट होता है एंड इक्वल अमाउंट से क्रेडिट होता है, तभी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस होती है, अदरवाइज नहीं होगी। ये एक इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन समझते हैं हम। बोलता है परचेज फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश। मैं आज आपको ना 1 बाय 1 समझा रहा हूँ, फिर मैं पूरे कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अभी उसने बोला कि हमने 500 रुपये का क्या खरीदा है? फर्नीचर। तो जब फर्नीचर खरीदा होगा तो हमारे से क्या जाएगा? मैं इसी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखना, मैंने बोला था जब भी एक एसेट आएगी तो दूसरी एसेट आपसे जाएगी। तो अगर हमारे पास एसेट्स आ रही है तो एसेट कौन सी आएगी? अब आएगा हमारे पास फर्नीचर। तो इधर एक ऐड हो जाएगी कैश एसेट्स, डैट इज़ अ फर्नीचर। अगर 500 का खरीदा तो भाई 500 की कैश चले जाएगी और 500 का फर्नीचर आ जाएगा। इस पर कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। इस पर कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसको इक्वल करेंगे 19,500 प्लस 500 इक्वल टू 0 प्लस 20,000। हैंस इक्वेशन बैलेंस। किसी को कोई इशू इस पे? अगर इशू हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब बोलते हैं परचेज गुड्स फॉर 1,000 इन कैश, कि 1,000 का फर्नीचर खरीदा कैश में, ठीक है। अभी हमारे पास फाइनली क्वेश्चन ये है, अगर 1,000 पे उसने स्टॉक खरीदा तो क्या होगा? 1,000 माइनस हो जाएगा कैश में से, एक एसेट्स और आ जाएगी, डैट इज़ अ स्टॉक। इस पे कोई फ़र्क पड़ा फर्नीचर पे? नहीं, अभी नहीं पड़ा। स्टॉक कितने का आ गया? 1,000 का। तो इधर कोई फ़र्क पड़ा लाइबिलिटी पे? नहीं पड़ा। और कैपिटल पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो आ जाएगा 19,500 से 1,000 निकाला, 18,500 प्लस फर्नीचर कितने का? अभी 500 का। ना सेल हुआ ना परचेज हुआ। अभी स्टॉक कितने का आ गया? 1,000 का। इसको इस पर कोई लाइबिलिटी थी? ज़ीरो। और हमारे पास कैपिटल कितनी अभी भी? 20,000। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसी प्रकार बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, जिसमें क्या होता है, हर एक ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट्स रहते हैं हमेशा। अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा पक्का कहीं ना कहीं क्रेडिट होगा। इसमें आपको यही समझाया जाता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट्स रहेंगे, तो हमें उसी इफेक्ट को पहचानना है को इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है। वो बेसिक आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन रहने वाली है वो तो यही रहेगी, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बट आपको जब ट्रांजैक्शन बिजनेस में आती है उसको अच्छे से समझना है कि ट्रांजैक्शन हमें बोल क्या रही है। जिस तरीके की ट्रांजैक्शन होगी उस तरीके का उस पर इम्पैक्ट आता रहेगा, तो उसको आपको एडजस्ट करना है और क्वेश्चन में आगे बढ़ते रहना है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत इजी आता है। आपके पास सिर्फ आपको छोटी सी चीज़ दी होगी, जैसे आपको एग्जांपल मैं बताता हूँ। आपको एग्ज़ाम में बड़ा इजी क्वेश्चन आता है। आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कभी कभार वो ये पूछेगा, ये दोनों दी होंगी आपको। कभी कभार ये पूछेगा, ये दो दी होंगी आपको। मीन्स कभी कभार ये मिसिंग होगा, कभी कभार एसेट मिसिंग होगा, कभी कभार कैपिटल मिसिंग होगा। क्योंकि बिजनेस में जब भी कोई एसेट आएगी वो आएगी इनकी दोनों की वजह से। ये याद रखो यार आप, अगर कोई बिजनेस में एसेट्स आ रही है ना वो इन दोनों की वजह से आएगी, इसलिए हमारा बैलेंस होगा। अगर बैलेंस नहीं होगा तो आपको पहले बता रहा हूँ उस बैलेंस शीट का, उस प्रॉफिट एंड लॉस का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं हुए हों। क्योंकि हमारा जब अकाउंटिंग स्टार्ट होती है तो पहला प्रोसेस होता है जर्नल एंट्री से। तो मैं जर्नल एंट्री आपको आई थिंक परसों वाली क्लास में करवा ही दूंगा, क्योंकि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन अभी थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल समझ लिया है। इसके मैं कल वाली क्लास में प्रैक्टिकल करवाऊंगा कुछ क्वेश्चंस, कि आपको एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई दिक्कत ना सामना नहीं करना पड़े।
कि क्वेश्चन आ गया सर हमें समझ नहीं आया, ये नहीं निकल रहा। आपको इसी स्टैंडर्डाइज इक्वेशन को लेके कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेना है। तो मैं कल वाली क्लास में आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आऊँगा कि कोशिश करेंगे उसमें हर एक टाइप की जो ट्रांजैक्शन है वो कवर हो जाए। कुछ डिफ़िकल्ट ट्रांजैक्शंस होती हैं जो आपको आई थिंक समझ नहीं आ रही होंगी, तो वो मैं आपको सारी की सारी करवा दूंगा। फिर उसके बाद हम इस पे एक MCQ सेशन व्हील चलाएंगे डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, कल हम इसको कंप्लीट करके फिर एक MCQ सेशन भी आपके लिए बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट रहेगा वो। और जितने भी पुराने क्वेश्चंस आते हैं ना कोई भी पेपर में, वो फाइनेंस का नहीं होगा, वो कोई भी UPSC की तरफ से कोई अकाउंट्स ऑफिसर का पेपर होता है या फिर कोई, मैं कोशिश करता हूँ सारे सारे क्वेश्चन उधर से हम लेके आएँ कि आपको कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन ना दिखे जो आपने कभी किया ना हो। ठीक है, इसलिए ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन क्लासेस बार बार कोशिश कोशिश करो कि रिवीजन करने की कोशिश करो बार बार, और जितने MCQs करवाता हूँ बार बार कीजिए, और भी आपके लिए MCQ क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आज की क्लास हम इधर ही करते हैं वाइंड अप। मिलते हैं कल आपके साथ प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तब तक के लिए गुड बाय।